न हुए हों। आज भी देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम महेंद्रगढ़ में इस समय चल रहा है और राजनाथ सिंह का कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे एक पलवल में हुआ है। समापन प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद प्रचार अभियान का ये हो जाएगा। जब अपने लोकसभा क्षेत्र में मैंने कार्यक्रम करने शुरू किए तो मुख्य रूप से सभाएं तो उसमें मैंने कम की हैं, लेकिन रोड शो के कार्यक्रम ये ज़्यादा किए हैं। 16 रोड शो के कार्यक्रम आज मेरे कंप्लीट हुए हैं, जिसमें कुल 211 गाँव में, यानी जहाँ मेरा कार्यक्रम हुआ उसके आसपास के गांव के लोग भी, कहीं 2 गांव के, 3 गांव के, 4 गांव के लोग भी आए। तो मैं समझता हूँ लगभग 300 पंचायतें उसमें कवर हुई हैं जो मैंने स्वयं की हैं। इसके अलावा जो शहर की बस्तियां हैं, शहर के कार्यक्रम हैं, वो कार्यक्रम इसके अलग हैं, चाहे वो पानीपत शहर में हुए हों, पानीपत ग्रामीण की बस्तियों में हुए हों, करनाल नगर के कार्यक्रम हुए हैं, अथवा हमारे 6 और क्लस्टर कार्यक्रम हुए थे कस्बों के, जिसके अंदर इंद्री है, जिसमें नीलोखेड़ी है, जिसमें निसिंग है, जिसमें घरोंडा है और असंध है, फिर हमारा समालखा है, इसराना मतलोडा है। तो ऐसे हर एक यानी शहर छोटा बड़ा उसके कार्यक्रम अलग हुए हैं। तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार का एक पूरा अभियान जो हमने किया है, मुझे उससे संतुष्टि है कि कम समय में अधिक कार्यक्रम हमने किए हैं। थोड़ा शरीर बीच में कभी जो काम है तो कभी दस्त है तो कभी गले का मामला है, ये सब चलता रहा है, लेकिन मैं अपने शरीर को इन अंगों का काम अलग मानता हूँ, बाकी शरीर का अलग मानता हूँ। तो इसलिए ये अंग कैसा भी करते रहे, लेकिन पूरा अभियान सायंकाल 6 बजे तक कंप्लीट होगा। अंतिम कार्यक्रम मेरा पानीपत का एक रोड शो अभी सायंकाल 3:30-4 बजे शुरू होगा और 6 बजे तक वो चलेगा। मित्रों, आपको बताने लायक मुख्य बातें और भी हैं, जैसे चुनाव में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो मुझे ध्यान में आती हैं कि उनको विपक्ष की ओर से जिस प्रकार से उछाला गया, उड़ाया गया, या बहुत एक निम्न लेवल पर आकर के भी चीज़ों को उठाया गया है। उसके अंदर अगर मैं सबसे पहले एक बात जो मेरे मन को भी पीड़ा हुई, कल हमारी विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी जी ने जो मीडिया के बारे में कहा, वास्तव में ही सुनकर के मुझे बड़ा अजीब लगा कि मीडिया हमारा 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इसको कहते हैं। उसके बारे में कल उन्होंने संबोधन में शुरू में कहा, मैं सुन रहा था रात को। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारा मीडिया के मित्रों, और साथ ही जोड़ते हैं कि मीडिया के लोगों को मित्र कहना तो पड़ता है, लेकिन ये मित्र हैं नहीं। और ये जो लोग हैं ये ऐसा लिखते हैं, वैसा लिखते हैं, ये लिखते हैं, वो लिखते हैं। देखिए, सीधा सीधा जैसा एक बोलने की स्वतंत्रता या लिखने की स्वतंत्रता मीडिया को होती है, मीडिया की अपनी मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं के अंतर्गत सब लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, ठीक लिखते हैं। आलोचना भी पढ़ना, सुनना यह आदमी का मादा होना चाहिए। आखिर तो इस प्रकार का कह करके उन्होंने लोकतंत्र के खिलाफ एक ऐसी बात कह दी जिससे एमरजेंसी की याद आती है। 1975 में अगर सबसे बड़ा कोई घिनौना काम कांग्रेस ने किया था तो मीडिया के गले में एक फंदा लगाया था कि मीडिया ये नहीं बोल सकता, ये नहीं लिख सकता, और जिसका परिणाम आप लोगों को सबको मालूम है मित्रों। इसलिए मैंने तो इसको बहुत गंभीरता से लिया है। मुझे मालूम नहीं हमारे मीडिया के किसी व्यक्ति ने, किसी घराने ने इसको इस ढंग से लिया कि नहीं लिया, लेकिन कोई अच्छी बात नहीं कही है। हम लोगों ने अपनी सरकार के जितने काम हैं वो तो जिसको कहना चाहिए एडिशनल बताए हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भी केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ प्रदेश की योजनाओं को सुनना चाहते हैं। वास्तव में तो लोकसभा का चुनाव है, ये केंद्र में एक केंद्रीय सरकार के बनाने के लिए है। हमारी अपील जो हमने की है कि मोदी जी एक बहुत ही बलशाली और एक बहुत सूझबूझ वाले प्रधानमंत्री सिद्ध हुए हैं, जिन्होंने देश की वर्षों पुरानी समस्याएं, चाहे वो राम जन्मभूमि की हो, चाहे वो धारा 370 की हो, चाहे वो 3 तलाक की हो, ये ऐसी ऐसी समस्याएं थी जिनके बारे में मोदी जी ने इनको हल किया। कांग्रेस डराती थी, कांग्रेस कहती थी इन बातों को अगर छेड़ दिया तो गृह युद्ध हो जाएगा, तो उनकी नदियाँ बह जाएंगी। लेकिन इतनी सूझबूझ से सारे काम किए, देश के ही लोग नहीं दुनिया के लोग भी आज मोदी जी के कायल हैं, और दुनिया की समस्याओं को कैसे हल किया जाए ये मोदी जी से परामर्श करते हैं, मोदी जी से सहयोग मांगते हैं। तो इसलिए मित्रों,
मैं तो मोदी जी के इन विषयों को जनता के सामने रखा है और जनता इसमें अपना समर्थन जाहिर करती है कि मोदी जी ने जिस तरीके से इन सारी बातों को किया है, न केवल ये वैचारिक विषय बल्कि आम जनता के लिए, गरीबों के लिए भी उन्होंने जितने काम किए हैं वो सारे लोग भी आज याद करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें हैं, रेलवेज हैं, यानी वायुयान हैं, टेक्नोलॉजी है, IT है, इन सब चीज़ों को किस प्रकार से डिजिटलाइजेशन, डिजिटल इंडिया के माध्यम से चीज़ें आगे बढ़ाई गई हैं, इससे भी जनता को बहुत लाभ हुआ है। प्रदेश की बातों में अगर आप पूछें तो हमने सारे अभियान में एक ही बात पूछते थे कि 10 साल पहले नौकरियां और आज की नौकरियां, सामान्यतः हर गांव वालों ने कहा कि कहीं 20, कहीं 40, कहीं 50, कहीं 60, कहीं 200, यानी 100 से ऊपर भी नौकरियां एक एक गाँव में लगी हैं जिसका कोई उनका खर्च नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़े ऐसे विषय हैं जो लोगों के मन के अनुसार उनके अनुकूल हैं, उनको अच्छे लगे हैं, उनको भाए हैं। तो मैं तो इस सारे हिसाब से यानी मैं अपना एक विश्वास जाहिर कर सकता हूँ कि 25 मई को और हरियाणा की जनता 10 की 10 लोकसभा और एक अपनी विधानसभा का बाई इलेक्शन 11 की 11 सीटें भारी मार्जिन से कमल के फूल के साथ के ऊपर बटन दबाकर और भारी मात्रा से वोट देकर और भारतीय जनता पार्टी के 11 कमल खिलाएंगे और हम जो है मोदी जी को ये कमल खिला करके देंगे। हरियाणा की जनता कांग्रेस के वो ज़माने को याद करती है जब प्रदेश में भ्रष्टाचार था, भाई भतीजावाद और किस प्रकार की जातिवाद की राजनीति, इसको मैंने 2014 में तोड़ने की बात की थी। इसी करनाल की भूमि से मैंने कहा था हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और इसका असर आज दिख रहा है। इस जातिगत पॉलिटिक्स में हमारी पार्टियां लगी रही, बंधी रही, उसके हिसाब से और हम आज देख रहे हैं कि युवा वर्ग उन सब चीज़ों से बाहर है, उभरा हुआ है। बहुत नए लोग भी इस अभियान में और पार्टी के साथ जुड़े हैं, बल्कि मुझे पहले ही ये परिचय करा देना चाहिए था। आज भी आपके सामने एक परिचय तो कल ही जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, राजेंद्र आर्य ये बैठे हैं, मेरे साथ बैठे हैं। ये स्वयं प्रत्याशी थे विधानसभा के इस उपचुनाव में करनाल में। इंडिपेंडेंट इन्होंने पर्चा भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास है और इन्होंने, चूँकि अब फॉर्मली वो तो कर नहीं सकते विड्रा, लेकिन इन्होंने समर्थन देने की घोषणा की है और भारतीय जनता पार्टी की फेवर में एक प्रकार से क्या बोलते हैं उसको, रिटायर हो गए हैं। तो अब मेन कंटेस्ट से रिटायर होकर के इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी ज्वाइन किया है। 1 मिनट की बात आप मुझे बताना चाहें, बता दें। जी, सभी को नमस्कार। मैं राजेंद्र आर्य दादूपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर नौजवान यूनियन, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय रोड समाज आरक्षण संघर्ष समिति। मैंने जिस तरीके से पूरे देश में इस चुनाव के दौरान अलग अलग राज्यों में सैकड़ों किसान और मजदूर संगठनों ने मोदी जी में आस्था जताई है, उस तरीके से मैं भी अपने संगठन की तरफ से मोदी जी में और माननीय बाबूजी मनोहर लाल जी में अपनी आस्था जताता हूं। और करनाल लोकसभा के क्षेत्र वासियों को ये कहना चाहता हूं, हरियाणा के लोह पुरुष माननीय मनोहर लाल जी अब केंद्र में जाकर लोकमान्य होने जा रहे हैं और पूरे हरियाणा में अपील करता हूं 10 की 10 लोकसभा सीटों पर मेरे से जुड़े और सभी किसान मजदूर और खापों से ये अपील करता हूं, जो गुड गवर्नेंस और जो किसान को विकसित बनाने में जो भारतीय जनता पार्टी सहयोग कर सकती है और जो भारतीय जनता पार्टी का मैंने प्रोसेस देखा, सिस्टम देखा, उसमें किसान हित में माननीय मनोहर लाल जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। और माननीय मनोहर लाल जी प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिनकी गोली से प्रदेश में कोई भी किसान नहीं मरा। बाकी मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस राज में 38 किसान कांग्रेस राज में सरकार की गोलियों से मरे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। और मैं जब क्रिकेट की भाषा है हैट्रिक, जब कोई प्लेयर हैट्रिक लगाता है कोई बॉलर
तो सभी स्टैंडिंग ओवेशन में खड़े होकर और हौसला बढ़ाते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि 25 तारीख को सभी बूथों पे हौसला बढ़ाए और माननीय प्रधानमंत्री जी को, ये क्योंकि देश का चुनाव है, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग और समर्थन। अवदान सिंह और किरण चौधरी आपस में भिड़ते हुए नजर आए, एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं क्योंकि उनकी बेटी का टिकट कट रहा है। हमें तो फायदा है इसका, हमें फायदा है इस प्रकार से। अगर कांग्रेस के लोग मंचों पर लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर खाते तो संदेश दे गए हैं। मनोहर जी, दीपक बावरिया रात कहते हुए नजर आए हैं, इस मामले में उनके घर की लड़ाई अगर होती है तो मुझे क्या नुकसान है? मनोहर जी, दीपक बावरिया रात कहते हुए नजर आए कि मोदी झूठे आंसुओं से जनता को ब्लैकमेल कर रहा है, रो रो कर दिखा रहा है चुनाव में। मैं बताया ना, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने किया है ऐसा आंकड़ा हमने कभी नहीं बताया है। हमने तो जो कहा उसको पूरा करके दिखाया है। अगर आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए का बीमा करके दिखाया, आज लाखों लोगों को कम से कम 900 करोड़ रुपया तो हरियाणा दे चुका है। केंद्र से ही आया वो पैसा, हरियाणा के मरीजों को इलाज के बाद 900 करोड़ रुपया दिया जा चुका है। हमने अगर किसानों की फसल बीमा योजना लागू की है, इसके अंदर भी हजारों करोड़ रुपया जा चुका है। हम लगातार योजनाओं पर पैसा दे रहे हैं और दे रहे हैं ऐसा नहीं है, हमने व्यवस्थाएं ऐसी बनाई हैं कि उसमें रेवेन्यू भी हमको प्राप्त आता है। 2017 के अंदर आपको पता है मोदी जी ने GST का एक प्रावधान किया था, विरोध हुआ था, खूब हुआ था, लेकिन आज वही हमारे व्यापारी भाई कहते हैं इससे बढ़िया और कोई व्यवस्था हो नहीं सकती। और आपकी जानकारी के लिए उस GST में पिछले महीने का रिकॉर्ड है 2 लाख करोड़ रुपया एक महीने में रेवेन्यू आया GST का। हम लेते भी हैं, देते भी हैं, हम फ्री नहीं बांटते हैं। हम महिलाओं को 1-1 लाख रुपया लखपति दीदी के नाम से सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करेंगी, उनका सामान वो बनेगा, बाजार में बिकवाएंगे। करनाल में साझा बाजार खोला गया है और मुझे लगता है उसमें कुछ बहनों ने, कुछ ग्रुप्स ने उसका लाभ उठाया होगा। हमने ड्रोन दीदी कहा है तो ड्रोन की ट्रेनिंग देंगे, केवल ड्रोन देंगे ताकि उसका उपयोग वो कर सकें। कमा के खिलाने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को हुनर स्कीम देने में कोई दिक्कत नहीं है, मुफ्त बांटने में भैया कोई भी उसके लिए तैयार नहीं है। और ये जो आंकड़े जो वो मुफ्त के देते हैं, हम आंकड़े देते हैं काम के। हम काम के नाते से आखिर करोड़ों लोगों के घरों में शौचालय बनवा के दिए कि नहीं दिए? आज कोई घर ऐसा नहीं है देश का, प्रदेश नहीं देश का, जिसके घर में शौचालय नहीं है। आज कोई घर नहीं है देश का ऐसा जिसके घर में सिलेंडर नहीं है, गैस का सिलेंडर नहीं है। आखिर हम करके आंकड़े बताते हैं, हवा में नहीं फेंकते। राजनाथ सिंह कहते हैं कि आप सिर्फ सांसद नहीं बन रहे हैं। राजनाथ पूरे चुनाव के अंदर लोगों के बीच जा जाकर चुनावी माहौल जानने का प्रयास किया। लोगों के मन में आपकी एक ईमानदार छवि और कहीं ना कहीं बिना खर्ची पर्ची का मामला बहुत ज्यादा इस बार कहीं ना कहीं लोकसभा में बड़ा ज्यादा मुद्दा बन रहा था। अच्छी बात है। सर प्रियंका गांधी को वोट दीजिए, आपको फ्री बिजली की सुविधा दी जाएगी। करनाल शहर के लोगों पे फोन आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, कमल का बटन मैं बता रहा हूँ, हम केवल मुफ्त नहीं देंगे बल्कि कुछ ना कुछ पैसा गरीबों के घर भेजेंगे। सुन लीजिए कैसे स्कीम बनाई है प्रधानमंत्री जी ने कि सोलर के जो सिस्टम है हर घर के ऊपर वो लगाया जाएगा। उसके कारण से बिजली पैदा होगी और उस बिजली का जितना उत्पादन है उसमें जो घर में खपत होगी वो फ्री जीरो बिल हो जाएगा। जो बाकी बचेगी ग्रिड में ले जाएंगे और ग्रिड में ले जाने के बाद उसका अकाउंट रखा जाएगा। वो पैसा साल के बाद अगर एक्स्ट्रा बिजली मिल गई है साल के बाद उसको पेमेंट की जाएगी। ये हमारे चाहे किसान हो चाहे हमारे गरीबों के घर वाले जो अपने लगाएंगे उसका ऑपरेटर्स, ये बिजली उत्पादक जैसे किसान फसल पैदा करता है ऐसे ही बिजली पैदा करेंगे। हम तो उनके भले के लिए और आगे। राजनाथ सिंह ने आपकी तारीफ की है। राजनाथ सिंह ने आपकी तारीफ की, ये कहा कि आप सिर्फ सांसद नहीं बन रहे, कुछ और बन रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्र में मंत्री या फिर कुछ और। देखिए ये बात केवल नरेंद्र मोदी जी बता सकते हैं या राजनाथ सिंह बता सकते हैं। आप मैं जनता ये तो अनुमान लगा सकते हैं। मैं कोई 4 जून के बाद अग्निवीर को कूड़े में डाल दिया जाएगा, क्या किया जाएगा? अग्निवीर योजना को कूड़े में डाल दिया जाएगा। अगर वो अग्निवीर को कूड़े में डालेंगे तो जनता उनको पहले कूड़े में डालेगी। अगर वो कूड़े में चले गए बाकी किसी बात की चिंता नहीं, ना नौमन तेल होगा ना राधा ना चल। 5 चरणों के चुनाव में हरियाणा में हीट वेव चल रही है। छठे चरण के चुनाव में लोगों से कुछ अपील करेंगे क्योंकि हरकतें जैसे मैंने पहले कहा था हमारे विपक्षी दल निकालते हैं, उसमें एक विषय तो ये निकाला गया, यानी कैसे इमोशनल
भाषण दे करके और लोगों को बगलाया जाता है कि दिल्ली का पानी हरियाणा में कम करना है। ये कहा गया ना, मेरा ये कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार जितना पानी वहाँ देना होता है उतना पानी हम देते हैं। वहाँ 2 रिजर्वायर हर समय भर के देना होता है, हैदरपुर और वजीराबाद। ये हैदरपुर वजीराबाद के दोनों रिजर्वायर भर के हम देते हैं, लेकिन इन्होंने वो पानी जो हैदरपुर और वजीराबाद को दिया जाता है उसको बीच में से ही काट करके ये अलग अलग स्थानों पर भेजने लग गए हैं, जबकि इनका शेयर से ज़्यादा पानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आज भी हम देते हैं। गर्मी के दिनों में, हालांकि गर्मी जब नहीं होती है तो हमारे पास और अतिरिक्त पानी होता है, इनके कहने पर हम वो भी देते हैं कि दिल्ली के पानी की व्यवस्था पूरी हो जाए। लेकिन जब पानी गर्मी में, मई के महीने में, जून के महीने में कम होता है तो जो शेयर होता है वही जाता है। उस शेयर से आवश्यकता हमारी भी पूरी नहीं होती, दिल्ली में भी कमी रह सकती है। ये कहीं भी संभव नहीं है कि हम हरियाणा की जनता को पैसा मार करके और केवल दिल्ली को पानी देंगे, ये कभी भी संभव हो नहीं सकता। इसमें हम सुप्रीम कोर्ट भी कह चुके हैं कि जितना पानी है प्रो रेटा शेयर उनको उनका पूरा मिलेगा, पूरा मिल रहा है, कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन चूँकि पानी ऐसा विषय है, इस पर इमोशनल खेल खेलना, इसकी निंदा करता हूँ और इसको डिनाई करता हूँ। इसी प्रकार से रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने खुले रूप से महालक्ष्मी योजना के आधार पर घोषणा पत्र में जो कहा 8,000 रुपया बांटने के लिए फार्म भरवाने शुरू कर दिए। ये सरासर एक वोटर को आकर्षित करने के लिए उन्होंने ऐसा एक घिनौना काम करना शुरू किया, जिसकी हमने चुनाव आयोग को शिकायत की है और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से और इसका कोई ना कोई संज्ञान लेंगे। तीसरा जो विषय बीच बीच में इक्का दुक्का गाँव के अंदर जो विरोध की बात आती है, आखिर जब भी किसी मस्तिष्क में कोई बात होती है तो वो विरोध का स्वर उठाता है, उठाने की मर्यादा है, एक सीमा है। लेकिन जिस प्रकार से करतूतें इन लोगों ने की, 10, 20, 25, 50 लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो 25-50 लोग किसान का लबादा उड़ते हैं, सिख का लबादा उड़ते हैं, न वो सच्चे सिख हैं, न वो शुद्ध रूप से किसान हैं। मैं उसकी निंदा करता हूँ। और सवाल ये किया जाता है, जो पूछते हैं कि आखिर हमको दिल्ली जाने से क्यों रोका है, उनका प्रश्न होता है। हम कहते हैं पिछली बार तो हमने नहीं रोका था, हमने दिल्ली बॉर्डर तक जाने दिया था। इन्होंने दिल्ली में घुसपैठ करके क्या कुछ किया ये आपको पता, हमको पता है। लाल किला के ऊपर एक प्रकार से जैसे दुश्मन की चढ़ाई होती है, इस प्रकार की चढ़ाई की, लोकतंत्र का अपमान है। हमारे लिए लाल किला भी यानी प्रधानमंत्री जहाँ से 15 अगस्त का झंडा फहराते हैं उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी के और के लिए आस्था का एक स्थान होता है। अगर हमारे लिए मंदिर, गुरुद्वारे ये पवित्र हैं, इनके प्रति सम्मान का भाव है, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मस्जिद हो, हर किसी के लिए अपना अपना एक आराध्य देवता का स्थान होता है, उसके लिए पवित्र होता है। देश की जनता के लिए ऐसा ही हमारा लाल किला है, ऐसा ही हमारा इंडिया गेट है, ऐसा ही हमारा अन्य जो इस श्रद्धा के स्थान पर जिनका स्थान है वो सारे स्थान ऐसे हैं। ये तो प्रधानमंत्री जी की मैं समझता हूँ सूझबूझ और उनकी सहनशीलता कि उस दिन बड़े प्रेम से, प्यार से जो लोग ऊपर चढ़ गए थे, ये मानकर कि अपने समाज के लोग हैं, माथा बिगड़ा है, थोड़ा ठीक हो सकते हैं, समझाएंगे, बुझाएंगे, उनको वापस उतार दें। वरना कोई भी दुर्घटना अगर होती तो ये बदनामी हमेशा हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सब पर रहती। जैसे ब्लू स्टार ऑपरेशन आज भी कांग्रेस के सिर के ऊपर एक धब्बा है, कलंक है। जैसे 1984 के दंगे कांग्रेस के ऊपर एक धब्बा है, कलंक है। तो इस प्रकार की घटनाएं देश में न हो, हमारा तो एक कदम रहता है। अगर इस प्रकार की घटना करने वाले दिल्ली वहाँ जाके कर सकते हैं तो आखिर हमें भी एडमिशन चलाना आता है। हम पंजाब के ऐसे किसान जो लबादा उड़े हुए हैं, कोई किसान नहीं है। किसानों को तो प्रधानमंत्री जी ने भी और हमने भी हरियाणा सरकार से इतनी सुविधाएं दी हैं। आज हरियाणा का किसान हमारे साथ है। अगर उनको हमने रोका तो इसलिए कि इस प्रकार की घटना फिर से दिल्ली जाके करते हैं, उचित नहीं है। आने जाने के यातायात के साधन खुले हैं, बसों में जाओ, अपनी कारें लेके जाओ, रेलगाड़ी में जाओ, प्लेन में जाओ, लेकिन आप ट्रैक्टर के आगे हथियार बांध करके और एक हमला करने की जैसे मुद्रा होती है, इस प्रकार का एक प्रदर्शन करके जाएंगे तो कभी किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। ये लोकतंत्र का एक विरोधी स्टेप लेने वाले ही लोग हैं। ये ना किसान हैं, न सिख हैं। कुछ सिख बंधु भी हमारे ये कहते हैं नहीं, सिखों को वहाँ नहीं जाने दिया। कुछ किसान कहते हैं हम किसानों को वहाँ नहीं जाने दिया। मेरा कहना है किसान के नाम से हमारे आदरणीय अन्नदाता है,
सिख हमारी कौम का एक शिनवार कौम है, इसका मैं सम्मान करता हूँ। हमने सिखों के कार्यक्रम पहले भी किए हैं और अभी भी आधे घंटे बाद एक बड़ा सिखों कार्यक्रम मेरा है। और आपकी जानकारी के लिए सिख भी दो तरह के होते हैं, केशधारी सिख, एक सहजधारी सिख। आपकी जानकारी है कि नहीं है? मैं केशधारी सिख तो नहीं हूँ, लेकिन सहजधारी सिख हूँ। मैं सिख परंपरा को मानता हूँ। सिख परंपरा को मानने वाले को पता है कि सिख क्या होता है। खालसा पंथ की नींव गुरु गोबिंद सिंह ने सजाई तो उसका हेतु क्या है। इस प्रकार की शरारतें करने के लिए सिख कौम भी अलाउ नहीं करती है। तो शरारती तत्वों को हमेशा रोक के रखा जाएगा, कोई सहानुभूति नहीं बरती जाएगी। ये चुनाव में अगर आकर के जनमत को अपने साथ लेकर के चुनाव लड़े तो हमें उसमें कोई आपत्ति आना ही चाहिए। बल्कि आपको ध्यान में होगा, भले हमारे विरोध में काम कर रहे हैं आज चडोनी जी का ना पूरा सिंह चडोनी, लेकिन मैंने एक बात की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि हाँ, किसानों को पार्टी बनाकर चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव में पार्लियामेंट में विधानसभा में जाकर के अपनी बात उठानी चाहिए। ये लोकतांत्रिक तरीका है, करना चाहिए। लेकिन अलोकतांत्रिक तरीकों का निषेध ये देश में कोई भी सरकार, कोई भी सिस्टम वो करेगा, उसको रोकेगा। इसमें किसी को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। आपने राजेंद्र सिंह जी से बात पूछी, ठीक है, राजेंद्र सिंह जी का मन कहीं और था, लेकिन जब मन बदल जाए तो पिछले मन की बातों पर रोक लग जाती है, नहीं बोलनी चाहिए। सर एक वीरेंद्र मराठा ने टिप्पणी की है, जातिगत टिप्पणी की है। इस तरह से देखते हैं, उन्होंने कहा पंजाबियों ने 9.5 साल लूटा है, आगे भी लूटेंगे और अगर वो दोबारा बन जाते हैं जंगी समाज को झांगी वर्ड यूज किया, झांगी बोला गया, झांगी बोला जंगी वर्ड बोला गया। दोनों के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रत्याशियों के लिए इस्तेमाल की सर। देखिए, मर्यादाएं हर चीज़ की होती हैं। लोकतंत्र में चुनाव लड़ना एक बात है, अपना विचार प्रकट करना उसकी स्वतंत्रता सबको है, लेकिन इसमें भी मर्यादा है। अगर मर्यादा को कोई उल्लंघन करेगा, एक सीमा पार करेगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन उसका कोई भी जो लेना होगा एक्शन वो लेंगे। और अगर उस मर्यादा को नहीं लांघते हैं, केवल बोलते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये जनता की अदालत में जाएंगे, जनता उसका संज्ञान लेगी जरूर। सर उसमें उन्होंने एक बात और बोली, हाथ नीचे कर लो ना, हाथ नीचे कर लो शर्मा जी, हाथ नीचे करो, बीजेपी की हाथ तरफ से नीचे क्या करो। इसको लेकर चुनाव आयोग को कंप्लेंट की जाए? इसको लेकर ये हमने जनता को बता दिया है, जनता इसका फैसला करेगी। सर उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कंगाल होना है तो जंगियों को वोट डाले और अगर माला माल होना है तो मुझको वोट डाले। इस पर कह रहा हूँ, ये जनता इसका जो है वो संज्ञान लेगी, क्योंकि इस प्रकार के अच्छे बयान तो ये तेरा के लिए नहीं। आखिर कांग्रेस भी क्या दे रही है? यही तो दे रही है जो मैंने दीपेंद्र हुड्डा को बताया। सर राहुल गांधी ने कहा है कि 11 जून को जनता अपना अकाउंट चेक कर ले, सुबह उनके अकाउंट में 8500 रुपए खटाखट मेरा क्या कहना है, वो खटाखट मैंने सुना है, लेकिन आखिर हिसाब किताब लगाने वाले आप और मैं सब हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा है, मैं आपको उनका हिसाब बताता हूँ, उनको जीरो कहाँ हो जाती है, उनकी लगानी आती कि नहीं आती, मैथमेटिक्स पढ़े कि नहीं पढ़े। पंजाबी में कहते हैं ना, छोले दे के 10वीं पास की है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि 1-1 लाख रुपया देंगे महिलाओं को, नौजवानों को। अगर महिलाओं को, नौजवानों को 1 लाख रुपया साल का देने लग गए तो मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसी महिलाएं और ऐसे नौजवान कितने हैं? 8,500 तो बता दिया, ये बताएं कितने के खातों में वो डालेंगे। अगर वो कहेंगे 10 लोगों के 20 लोगों के खाते में डालेंगे तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इस संख्या का अनुमान भी आप लगा लें, ये संख्या बनती है लगभग 40 करोड़। 40 करोड़ संख्या बनती है, और 40 करोड़ को 1-1 लाख रुपया साल का देंगे तो कुल कितना पैसा हो गया? 40 लाख करोड़। देश का बजट कितना है? अगर किसी ने आप लोगों में से अध्ययन किया तो बताइए। 46 लाख करोड़। 46 लाख करोड़। 46 लाख करोड़ में से अगर 40 लाख करोड़ रुपया इस रंग से देंगे तो बाकी देश कहाँ जाएगा? देश का क्या कंगाल करेंगे देश को? देश में आर्मी भी है, देश में पहले से जो स्कीमें गरीबों के हक में चलती हैं, पहले से स्कीमें जो किसानों के हक में चलती हैं, सारी बंद कर देंगे क्या? और आर्मी की सब आर्मी को वापस मुद्रा करके उनको बेरोजगार कर देंगे क्या? रेलवे को ठप कर देंगे क्या? जो और जो केंद्र की योजनाएं कितनी चलती हैं, कितने रिसर्च के काम चलते हैं, कितना एजुकेशन पर लगता है, कितना उनका हेल्थ पर लगता है। ये जो हेल्थ का आपका कितना बजट होगा, कम से कम ये जो आयुष्मान भारत का बजट, ये इसमें सारी स्कीमें बंद करेंगे। 48 लाख करोड़ में 40 लाख करोड़ इस एक स्कीम में देने से उनके मैथमेटिक्स की कल्चर, मैथमेटिक्स का ज्ञान ध्यान में आता है। कांग्रेस के एक बयान दिया है धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ, उनका क्या है कि वो पागल कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसको भी पागल कहा है। देखिए, कुल मिलाकर के बयानबाजी उनकी आपस में दूसरे खिलाफ है। मुझे जहाँ तक ख्याल है, संतों ने शायद इस बयान की निंदा की है,
वीरेंद्र ब्रह्मचारी के खिलाफ, वीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ जो बोला है, ये संतों का अपमान है, नहीं होना चाहिए। संत हमारे ऐसे होते हैं जो समाज में जागरण करते हैं, समाज में नई पीढ़ी को या बाकी सबको भी संस्कार देते हैं, ठीक दिशा में चलने के लिए उनकी प्रेरणा रहती है। संतों के प्रति समाज का आदर है। संतों का कोई अपमान करेगा तो इस देश में उसका कोई स्थान नहीं।